अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ हाजिर हैं मुल्की, बैनुल-अक़वामी, सियासी, मौशी, खेल और शोबीज़ की दुनिया की हर अहम पेशरफ्त से आपको बर वक्त आगाह रखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के अहम सड़क मंसूबों की रफ्तार तेज करने की दी हिदायत। रेडियल रोड 1 के लिए 9 दिसंबर की डेडलाइन, ORR की देखभाल पर भी जोर। सईदाबाद पुलिस ने संगारेनी कॉलोनी कत्ल केस में ऑटो ड्राइवर को कर लिया गिरफ्तार। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू झील से बरामद, दीगर शवाहिद भी जब्त। विकाराबाद तांडूर में जेवरात की दुकान से सोने की चेन चोरी, 5 रुकनी गिरोह CCTV में कैद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात कर दी शुरू। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने ग्रेजुएट वोटर रजिस्ट्रेशन को तरजीह देने की दी हिदायत। कांग्रेस कारकुनों से अवामी फलाही मंसूबों को घर घर पहुंचाने की अपील। कांग्रेस सीनियर रहनुमा वी हनुमंतराव का केसीआर से मुत्तल्लिक़ दावा। प्रोफेसर जयशंकर का भी जिक्र। BRS पर जयशंकर की जिंदगी में बेतौकीरी और बाद में एहतराम का इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि हैदराबाद और HMD के तमाम सड़क मंसूबों को एक मरबूत निज़ाम के तौर पर और इसके तहत नाफिज किया जाए। उन्होंने भारत फ्यूचर सिटी तक रेडियल रोड नंबर 1 की तकमील के लिए 9 दिसंबर की आखिरी तारीख मुकर्रर की। वज़ीर आला ने आउटर रिंग रोड की बेहतर देखभाल, सड़कों की तोसी के लिए अराजी के हुसूल का अमल तेज करने और तमाम मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने पर भी जोर दिया था। हैदराबाद की सईदाबाद पुलिस ने संगारेनी कॉलोनी कत्ल केस में 21 साला ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वारदात के बाद कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू सरूनगर झील में फेंक दिया था, जिसे हाइड्रा डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के कपड़े, ऑटो रिक्शा और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तांडूर में 5 रुकनी गिरोह, जिसमें 3 खवातीन, 1 मर्द और 1 लड़का शामिल हैं, उन्हें मुबैना तौर पर गाहक बनकर जेवरात की दुकान से 10 ग्राम वजनी सोने की चेन चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दुकान के अमले की तवज्जो हटाकर वारदात अंजाम दी, जिसकी पूरी कार्रवाई CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना के वजीर IT व सनत श्रीधर बाबू ने कांग्रेस कारकुनों पर जोर दिया है कि वो ग्रेजुएट वोटरों के अंदराज को इंतहाई संजीदगी से ले और रंगारेड्डी में पार्टी के अहम इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हर अहल ग्रेजुएट का नाम वोटर फहरिस्त में शामिल कराने के लिए खसूसी मुहिम चलाई जाए। उन्होंने कारकुनों से हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने और BJP व BRS की मुबैना नाकामियों को अवाम के सामने उजागर करने की भी अपील की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल G श्रीनिवास ने हैदराबाद के MCRHRD बोधी पवेलियन में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर-सुगाली मुलाकात की। इस मौके पर दोनों शख्सियात ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ये मुलाकात रस्मी और खैर-सुगाली माहौल में मुनक्किद हुई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने दावा किया है कि एक मौके पर वो केसीआर और प्रोफेसर जयशंकर एक साथ मौजूद थे, जहां केसीआर ने मुबैना तौर पर प्रोफेसर जयशंकर से नामुनासिब अंदाज में बात की। हनुमंतराव के मुताबिक बाद में प्रोफेसर जयशंकर ने उन्हें बताया कि वो तेलंगाना रियासत के मकसद के लिए ऐसी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो लोग जिंदगी में उनकी इज्जत नहीं करते थे, आज वही उन्हें गैर मामूली एहतराम दे रहे। ఒక సందర్భంలో నేను కేసీఆర్ ప్రొఫెసర్
జయశంకర్ ముగ్గురమే ఉన్నాం. అప్పుడు జయశంకర్ కేసీఆర్ అవమానించేటట్లు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడారు. నేను కేసీఆర్ మాటలు విని చాలా బాధపడ్డాను. ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత జయశంకర్ని అడిగాను, ఏమిటి అంటే, ఇవాళ మాట్లాడిన మాటలు చాలా తక్కువ, ఇలాంటి మాటలు తరచూ అంటూ ఉంటాడు, కానీ నేను ఏం చేయలేను హనుమంతన్న అన్నాడు. నాకు ఆలోచన వచ్చింది, దానిని అమలు చేసే శక్తి నాకు లేదు. మంచి అయినా చెడైనా కేసీఆర్ నాకు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడినా తెలంగాణ రాష్ట్రం కొరకు భరిస్తున్నా అన్నాడు. బతికున్నప్పుడేమో అవమానపరిచిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇప్పుడేమో ఆయన ఆకాశం మీద దేవునిలాగా పొడుగుతుంటే చూడలేక పాత సంగతి ప్రజలకు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే నా ముందే జరిగింది, నేను ముగ్గురమే ఉండుంటివి కనుక దాన్ని బాధపడుతూ ఆ రోజులలోనేమో तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्ट विक्रमार्का ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान संगरनी हुकाम के साथ एरिज़ोना में कैटरपिलर डेमोन्स्ट्रेशन एंड लर्निंग सेंटर और टेक्सास में कोमांसो माइनिंग कॉरपोरेशन के मराकज का दौरा किया। उन्होंने जदीद खुदकार माइनिंग टेक्नोलॉजी, रिमोट ऑपरेशन सिस्टम्स और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जदीद मिशनरी, कम लागत मेंटेनेंस, तकनीकी ताउन और सिंगरनी कानों में आलमी मियार की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाकर मजदूरों की हिफाजत और पैदावार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ के बेटे संतोष गौड़ ने अपने वालिद पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। संतोष का दावा है कि मोहब्बत की शादी की ख्वाहिश के बायस उनके वालिद ने मुबैना तौर पर उन पर हमले की साजिश की। उनके मुताबिक वालिद के हामियों ने उनकी मंगेतर के घर पर हमला किया और दोनों को कत्ल करने की कोशिश की। संतोष ने कहा कि उन्हें अपने ही वालिद से जान का खतरा है। इन इल्जामात पर एमएलए प्रकाश गौड़ या उनकी जानिब से फिलहाल कोई रद्दमल सामने नहीं आया। संतोष गौड़ एमएलए प्रकाश गौड़ వాళ్ళ అబ్బాయినే. నేను శ్రీయశ్రీ అనే అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాను. రీసెంట్గా మాకు జూలై 8న ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అయ్యింది. ఇదంతా మా పేరెంట్స్కి తెలుసు, వాళ్ళ కన్సర్న్ ఉంది, వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఓన్గా చేయడానికి అగ్రీ చేయలేదు, కానీ నీకు ఇష్టం ఉంది కాబట్టి నువ్వు చేసుకోవచ్చు, నీకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నా అని చెప్పారు. అలా మేము మా అత్తమ్మతో మేము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కలిసి ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాము, పబ్లికల్లీ చేసుకున్నాము, అందరికి తెలుసు, ఇంట్లో కూడా తెలుసు అందరికీ. నేను ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 1 month అవుతుంది ఇక్కడ ఉండి, వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటున్నా, మా ఇంట్లో కూడా తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. కానీ నిన్న కొంతమంది ఒక 40 members అట్లా మా ఇంటిపైకి ఇక్కడ దాడి చేసినారు. ఆ ఎవిడెన్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ వెనకాల మొత్తం అటాక్ చేసిన ఈ డోర్ పగిలిన అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఓన్లీ ఈ మ్యాటర్ అమ్మాయి విషయం వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది. తప్పు చేసినట్టు నా మీద నింద చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే 1 month అవుతుందండి ఇక్కడ నేనున్నా అని తెలియదా, నేను చేసుకున్నప్పుడు అది తెలియదా, ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు. తెలిసి కూడా ఇన్ని రోజులు లేనిది ఇవాళ ఎవరో అప్పులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి తెలియని వాళ్ళని పిలిచి మీరు అందరినీ పిటిషన్లు ఇచ్చి ఇంటి మీద ఆడవాళ్ళ మీద దాడి చేసి ఎంతవరకు కరెక్ట్? అసలు పిఎస్లో చెప్పాలి కదా, వాళ్ళన్న కొంచెం మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలిగా. ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు నేను ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినా లైఫ్ మీద ఆశ వదులుకొని మాట్లాడుతున్నా. ఇదైతే 100% చెప్తున్నా. ఇది బయట పబ్లిష్ అయినాక మేము ఏ క్షణమైనా మమ్మల్ని చంపేయచ్చు. ఇది మీకు ఇక నాకైతే ఈడ న్యాయం జరుగుతుంది. పిఎస్లో కానీ కోర్ట్ త్రూ కానీ ఎక్కడ కానీ న్యాయం జరుగుతుందని నేను ఎక్కడ అనుకుంటలేను. ఇంకా మా లైఫ్ పైన ఆశ వదులుకొని ఇవాళ మేము సరేగా చచ్చిపోయినా సరే మా మీద వాళ్ళు ఇంత చేసారు కదా అని మేము ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నాము. ఇది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ మీరు పోయినాక కూడా మమ్మల్ని ఏమని చేయొచ్చు, పబ్లిష్ కాగానే రేపటి వరకు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మన పిఎస్ ఇప్పుడు కూడా పిలవరు, ఆ పిఎస్ దారిలో కూడా చేయొచ్చు, ఏమని చేయొచ్చు. ఇప్పుడైతే మాకు 100% థ్రెట్ ఉంది. ఇక ఎట్లా ముందు నుంచి ఉంది, ఇప్పుడు అని కాదు, ముందు నుంచి కొంచెం ఉండే. ఇప్పుడు ఎట్లా వాళ్ళంతా తెగించినాక ఇంకేముంది, బతకడానికి ఇక్కడ ఏముంది, ఇక ఎట్లా చంపేసేదానికి ఎందుకు అన్నట్టు నేను ముందుకు వచ్చి చెప్పి ఇక ఎట్లా ఇప్పుడు మా ముగ్గురులా మేము చనిపోతే
ఇక ఇది వాళ్ళు ఎవరు చేయించారో మీకు కాల్ డేట్ అవన్నీ ఇస్తాను, వాళ్ళ వల్లనే నేను చనిపోయినా అని మీరు అందరు రాసుకోవచ్చు. कर्नाटक के वजीर यूटी खादर ने कहा है कि गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 200 MBBS डॉक्टरों की तकरूरी की गई है। उन्होंने ऐलान किया है कि गुंजान आबादी और शदीद ट्रैफिक वाले इलाकों में मरीजों तक फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए जल्द बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। वजीर के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद हंगामी हालात में बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी को मजीद मुयस्सर बनाना है। ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವೊಂದು ಯೋಚನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಹಂತ. ನಮ್ಮ ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನು, ಜನರಿಗೆ ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಅವರ ಊಟ ಉಪಚಾರ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನು ರೋಗ ಬಂದವರಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅದವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ PSCಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್, ನರ್ಸಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಆದರ್ಶ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಇವತ್ತು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. विश्व हिंदू परिषद के सदर आलोक कुमार ने राम मंदिर चंदा चोरी केस पर कहा कि उनकी तंजीम एक मजहबी और रूहानी इदारा होने के नाते किसी भी हकीकत को छुपाने में यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा है कि चंदे में चोरी के मामले को खुले तौर पर तस्लीम किया गया है और इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है ताकि हकीकत सामने आ सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। राम जन्मभूमि के बारे में जिस दिन ये मामला आया था उस दिन हम सब लोग ऑनलाइन मिले थे। We being a religious spiritual organization, we decided that we would not try to do any cover-up operation, and therefore we came to the public and candidly admitted that there has been a theft in the चढ़ावा amount from Ram Mandir. हमने दूसरा ये तय किया था कि इसकी गहरी हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी बात को ट्रस्ट ने मान करके और यूपी सरकार से SIT के लिए कहा था। SIT बन गई। जब अयोध्या आई तो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी वहां गए और कहा कि मैं महामंत्री हूं, मेरे से शुरू होती है बात, आई एम प्रिपेयर्ड टू बी इंटेरोगेटेड बाय यू, आप मेरे से अपना इंटेरोगेशन शुरू करिए। जिस दिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई और उसकी कॉपी ट्रस्ट को मिली तो सरकार ने नहीं, अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने नहीं, ट्रस्ट ने FIR लिखाई थी। और जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे तो मैंने कहा था कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हम किसी को बचाना भी नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट जांच को मॉनिटर करेगी तो वो क्रेडिबल जांच होगी, लोग विश्वास करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट अब उसको मॉनिटर कर रही है। जितने लोगों पर आरोप है उन सब के खिलाफ जो जांच होनी चाहिए हो रही है, और जो भी दोषी पाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, और 2026 के साल के खत्म होने से पहले कोर्ट में कन्विक्शन होकर के
उन सबको जेल जाना होगा। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये राजनीति का मामला नहीं है। एक आईजी लेवल का आदमी एसआईटी का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के एमएलए आदित्य ठाकरे ने मोहन भागवत की जनरेशन जेड से मुलाकात पर रद्दमल देते हुए कहा है कि असल अहमियत उन नौजवानों की बे है और जिन्होंने लाठी चार्ज, आंसू गैस, AK-47 की फायरिंग और पैलेट गन का सामना किया है। उनका कहना था कि ऐसे बयानात से ज्यादा उन नौजवानों की कुर्बानियां अहम हैं जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की। I think it was a Model United Nations program where he had come as a chief guest. Most of us have been to that program. It is a regular thing. I don't think it was a special interaction with Gen Z. Very importantly, I feel what Gen Z and Gen Alpha have faced and what the youth of this country has faced has been seen by this country. Do you think this CJP protest is, again, he's saying that the CJP protest is completely on media and whatever the actions I don't think we should give so much importance to all these statements. What is important is the youth of the country that spoke that day, the youth of the country that faced the AK-47s, the pellet guns, the tear gas, all of that the youth of this country has seen. Do you think that women's position in RSS is quite safer? They are giving importance to the women? I just feel whatever the government's policy is towards men, women, towards everyone, we are seeing it on the roads, and the way they've mistreated women, especially the way the lathis were hit and the way they were manhandled, is shocking. तेलंगाना बीजेपी के एमएलए आलेटी महेश्वर रेड्डी ने वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से वजाहत का मुतालबा करते हुए सवाल उठाया कि करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद उनके खानदानी इदारों को कैसे मुंतकिल हुई। उन्होंने कहा है कि एक वजीर होने के नाते पोंगुलेटी को इन इल्जामात पर अवाम के सामने वजाहत देनी चाहिए। इन इल्जामात पर वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से फिलहाल कोई रद्दमल सामने नहीं आया। ये तो सच्चाई है जो आज हजारों करोड़ रुपए का प्रॉपर्टीज पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के फैमिली फर्म्स के ऊपर कैसा बदला हुआ, कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर जब मंत्री बन के बैठता है, इस तरह सा जो ट्रांसफर्स उनकी कंपनी के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपयों का वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होता है, इसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन देना वो मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है। मैं आज एविडेंस के साथ कहता हूँ, एक ही कंपनी से 15,000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी उनका फैमिली फर्म के ऊपर, उनके कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है और 103 शेल कंपनीज उन्होंने फ्लोट किया है। और जितने भी यहाँ पर करप्शन हो रहा है पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, अब तक ऐसा कभी हम नहीं देखा। क्योंकि 22A जो प्रोहिबिशन लिस्ट होता है, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, एंडोमेंट प्रॉपर्टीज़, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़, असाइन लैंड्स उसमें डालते हैं। लेकिन आज प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ डाल के फिर उसके पास 30-40% कमीशन दे के उनका प्रॉपर्टीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल रहे हैं, फिर क्यों ये सडनली वो रिलीज़ कर रहे हैं? उसके पीछे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और कई डिस्प्यूटेड लैंड्स क्लियर हो रहा है। कई जगह ये मिनिस्टर हर एक छोटा बड़ा काम के लिए उन्होंने बहुत बड़ा परसेंटेज मांगता है। उनके ऊपर कई एलिगेशंस है, फाइनेंशियल एलिगेशंस है और करप्शन एलिगेशंस है। वो आदमी ये किसी को भी बुलडोज करने की कोशिश करता है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार को, ऐसे आदमियों को आप रेवेन्यू मिनिस्टर बना के क्या साबित करना चाहते हैं? थैंक यू। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के रुकन सेक्रेटरी सत्यानंद जोशी ने कहा है कि हुकूमत सियालदा रेलवे स्टेशन पर तक़सीम हिंद के मुतासरीन की याद में एक यादगारी मुजस्समा नस्ब करने का मंसूबा बना रही है। इनके मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तक़सीम के दौरान मुतासर होने वाले लाखों अफराद की कुर्बानी और जदोजहद को खराज अक़ीदत पेश करना है। We are also planning to constitute a statue at the Sialda railway station. You would recollect that Sialda was the place where the maximum massacre happened on the Judgment Day. So that is also a problem that we need to address too, and that statue would be
unveiled in the month of November. But railway authorities have agreed to give us a space for that statue. Every year we also bring out books, collections of articles, stories, poems on Partition Horror Remembrance Day, and we also try to produce a film on different aspects of Partition Horrors Remembrance. We also have a website on Partition Horrors Remembrance, and we invite suggestions from people and their anecdotes related to partition, so that we develop an archive related to the stories of partition. आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुंबई में जनरेशन ज़ेड प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा है कि हम जिन साथियों के साथ रहने के लिए एक मुनासिब कानूनी निज़ाम बनाया जाना चाहिए जिसे मुआशरा भी कबूल कर सकता है। उन्होंने कहा है कि LGBTQIA बरादरी भी मुआशरे का हिस्सा है, ताहम मौजूदा वक्त में शादी के इदारे में तब्दीली नहीं की जा सकती है। रिमार्क्स जनरेशन ज़ेड के साथ एक ख़ुसूसी गुफ्तगू के दौरान सामने आए। दूसरा विषय जो इंटरनेशनल बच्चों में काफी बातचीत होती है, अभी भारत में बातचीत होती है अबाउट द LGBTQIA+ कम्युनिटी। तो ये विषय पे आपने कई बार बोला है, एंड यू हैव स्पोकन एंड यू हैव सेड दैट everybody is a part of the same community and we should treat everyone in the same manner. But sir, my question then to you in this is कि same sex marriage जो है अब तक वो लीगलाइज नहीं किया गया है, एंड संघ की विचारधारा इस पे और जेन जी और जेन अल्फा में ये काफी बात होती है। उसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ दैट व्हाई इज द आरएसएस स्टेटिंग दैट सेम सेक्स मैरिज शुड बी डिसअलाउड? तो same, did I ever say same manner? Sir, Did I ever say same manner? no sir, No. no. LGBT or whatever, they are all part of the society Thank you. which we belong to. And in our society, there is a tradition of accommodating them. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage. Family. Family is unit of society. And next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now we have to have some system first. The existing system if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first, because laws don't dictate society. Society dictates the laws. So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with आंध्र प्रदेश के वजीर दाखिला वी अनीता ने कहा है कि अगर ऑपोजिशन जिम्मेदारी के साथ सवालात उठाएगी तो हुकूमत हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तामीरी मुबाहिसे और अवामी मसाइल पर संजीदा गुफ्तगू का खैर मकदम करती है और तमाम मामलात पर शफाफ अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए तैयार है। ఇది ప్రజాస్వామ్యం అటు ఏదో అంటారు కదా, రెండు మంచి చెడు రెండు కూడా ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉంటారు, ప్రజలు చూస్తూనే ఉంటారు। ఈ రెండేళ్ల కాలంలోని ఒక మహిళగా అవనివ్వండి, ఒక రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా అవనివ్వండి, ముందు రాజకీయాల్లో ఉన్న ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా అవనివ్వండి, నాకులాగే చాలామంది ఇంక్లూడింగ్ మీరు కూడా ఈ రెండేళ్లలోని రెండు వేరు రాజకీయ నడవడికలు కలిగిన వ్యక్తుల గురించి కూడా మీరు చూసుంటారు। ఒక పక్క చూస్తే ఒక విజనరీ నాయకుడు,
ఈ రాష్ట్రాన్ని వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఎలాగోలాగా బాగు చేయాలని తపనతో సుమారుగా 24 గంటల దగ్గర 18 గంటలు కష్టపడమే కాకుండా ఆయన బయటకు వచ్చి ఒక దేశం దాటి వెళితే పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి, పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. ఈరోజు అతని మొహం చూసి అతను అయితే గ్యారంటీగా సీఎంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయగలరని నమ్మకంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సహాయ సహకారాలతో అవనండి, ఒక విజనరీ నాయకుడిగా ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో తను ఏం చేశాను, ఏం చేయబోతున్నాను అని కూడా ప్రజల ముందుకు ధైర్యంగా చెప్పగలిగే ఒక నాయకుడిని ఒకవైపు చూసాం. ఇంకొక వైపు ఇంకొక నాయకుడు అని నేను అన్న. नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। उम्मीद है कि आप तक हर अहम खबर बर वक्त और मुस्तैद अंदाज में पहुंचाने में हम कामयाब रहे। आप देख रहे थे आवाज़ टीवी और मैं हूं नेहा खान। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।